चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर। तो फर्स्ट न्यूज इज इन मॉरिशस पीएम मोदी अनवील्स विच पॉलिसी? महासागर पॉलिसी। महासागर पॉलिसी। ड्यूरिंग द इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू मॉरिशस, both the nations signed multiple agreements on trade, maritime security, defense, emphasizing the regional cooperation and India and Mauritius has elevated their ties. अपने रिलेशन किस लेवल तक लेके गए हैं? एनहेंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो हमने अपना रिलेशन मॉरिशस के साथ एलिवेट करा है। पीएम मोदी ऑल्सो रिसीव्ड द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ मॉरिशस। तो नोट डाउन करिए, इसका मॉरिशस का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, जैसे हमारे इंडिया में भारत रत्न है, वैसे मॉरिशस का हाईएस्ट अवार्ड का नाम क्या है बताइए? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। ये मोदी जी को जो है हाईएस्ट अवार्ड मॉरिशस ने दिया है। एंड इसके अलावा ये मैंने बीच में ऐड किया है कि अभी हाल ही में 15 दिन पहले मोदी जी को बारबाडोस ने अपने कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड दिया है। उसका क्या नाम है? ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। अभी ये 15 दिन पहले की न्यूज है, ठीक है। तो ये मॉरिशस ने दिया है और ये किसने दिया है? बारबाडोस। और वो क्यों दिया बारबाडोस ने? रिकॉग्नाइजिंग मोदीज स्ट्रेटेजिक लीडरशिप असिस्टेंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है मोदी जी के बिहाफ के ऊपर बारबाडोस से जाकर क्या लेके आए हैं? मोदी जी के बिहाफ के ऊपर कौन से मिनिस्टर गए थे? मोदी जी खुद नहीं गए थे, कौन गए थे? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिनका नाम क्या है? देखो वैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आपके जयशंकर हैं, बट जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था एक होते हैं यूनियन मिनिस्टर्स, एक होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो वहां पर ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, यूनियन मिनिस्टर नहीं है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तो हमारे कौन है? जयशंकर। तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जिनका नाम एक्सटर्नल अफेयर्स के डिपार्टमेंट में ही है, जिनका नाम है पवित्रा मार्गरेटा, and he accepted the award on the behalf of Mr. Modi in the presence of Barbadian president। उनका क्या नाम है बताइए? क्या नाम है बारबाडोस के प्रेसिडेंट का नाम? एंड प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? ठीक है, ये बारबाडोस का प्रेसिडेंट है और ये बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा जी, इंडिया ने मॉरिशस के साथ अभी जब मीटिंग हुई तो महासागर पॉलिसी ये लॉन्च की है और अपने रिलेशन एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक लेके गए हैं और इनको हाईएस्ट अवार्ड मिला है मॉरिशस से और बारबाडोस से मिला था। ये मैंने ऐड इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट अवार्ड की बात आई। देन हम बात, व्हाट आर द की आउटकम्स ऑफ इंडिया पीएम मोदी टू मॉरिशस। सबसे पहले हमने देखा जी, रिलेशनशिप एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक चले गए हैं और इन्होंने फोकस करना है रिलेशनशिप, सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, दोनों देश आपस में सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ट्रेड इंप्रूव करेंगे, रीजनल स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, है ना ये। देन महासागर पॉलिसी क्या है? It is basically the vision for growth and security of the global south, ठीक है। It is the vision for growth and security of the global south। global south term किसके लिए यूज होती है? For the developing countries। किसके लिए? underdeveloped and developing countries। और global north किसके लिए यूज होती है? देखो आप इक्वेटर के ऊपर देखोगे ना जो देश हैं नॉर्थ की साइड पे ज्यादातर, जैसे यूरोप, अमेरिका देख लो और ये कनाडा और ये सारे, ये क्या है? डेवलप्ड है। ग्लोबल साउथ नीचे की तरफ जाओगे, अफ्रीका और ये सारे नीचे, ये सारे क्या है? डेवलपिंग है या फिर क्या है? अंडर डेवलप्ड। तो इसका महासागर का मेन क्या एम है? विजन फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द ग्लोबल साउथ। और इससे पहले हमने इंडिया ने कौन सी पॉलिसी लॉन्च करी थी? सागर करी थी 2015 में। तब मोदी जी मॉरिशस ही गए थे और मॉरिशस जब गए थे तब उन्होंने ये पॉलिसी लॉन्च करी थी सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, एस फॉर सिक्योरिटी and growth for all in the region। Then मोदी जी और इंडिया announced several development initiatives including a new parliament building। तो इंडिया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाएगा मॉरिशस के अंदर, ठीक है। एंड रूपी डोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट, तो उधार देगा इसको मॉरिशस को, ठीक है। वाटर पाइपलाइंस बिछाने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट दी है हमने, उधार दिया है। देन एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब ये महासागर विजन की बात आती है तो ये चलो ये हमने कर लिया। देन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो एनहांस करी, इसमें क्या करेंगे? ये सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग होगी, ट्रेड इन द लोकल करेंसी करेंगे। एंड महासागर विजन हमने देख लिया, इट इज द एम्बिशियस विजन फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी फॉर द ग्लोबल साउथ। एंड इसका फुल फॉर्म लिखो आप महासागर की, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। महासागर की फुल फॉर्म म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर
सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, महासागर विजन। Then I told you that this policy is basically the enhancement of the सागर policy itself, जो कि 10 साल पहले 2015 में मोदी जी ने ये लॉन्च की थी इन मॉरिशस ओनली। देन ये लिख लिया आपने, चलें आगे। देन फोकस एरिया, फोकस एरिया क्या होगा जी, ट्रेड डेवलपमेंट की बात है, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है। इम्प्लीमेंटेशन जब ये इसकी करेंगे तो टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी दोनों देशों के बीच में एंड ऑल दैट, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पीएम मोदी विजिट टू मॉरिशस डे हाइलाइट्स क्या है, तो मोदी जी मॉरिशस क्यों गए थे बताओ जरा, वहां पर मॉरिशस का क्या था, नेशनल डे सेलिब्रेशंस। देन एज अ चीफ गेस्ट गए थे वहां पर, क्या गए थे, एज अ चीफ गेस्ट। इंडियन आर्म फोर्सेस की भी पार्टिसिपेशन थी, और इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से किसने पार्टिसिपेट करा था, वॉरशिप इंडियन नेवी की और आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम ऑफ इंडियन एयरफोर्स। देन वहां पर जो है मॉरिशस के अंदर, बारबाडोस का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जान लिया, बट मॉरिशस का बताइए काउंटर पार्ट कौन है प्राइम मिनिस्टर, नवीन चंद्र राम गुलाम, नवीन चंद्रन राम गुलाम मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। देन एक्नॉलेजिंग दैट द कंक्लूजन ऑफ, एक इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखते हो आप, समझ तो क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये दोनों देश एक दूसरे के देशों में अपने गुड्स बेच सकते हैं और उनके ऊपर कोई टैरिफ्स ना वो लगाएगी, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी टैरिफ्स, और ना ये लगाएंगे। तो फिर उससे जो है गुड्स इजीली जो है मार्केट प्लेस नहीं मिलेगी, नई मार्केट एक्सेस मिलेगा। अब नॉर्मली अभी देखो कितना ये जो ह्यू एंड क्राई चल रहा है, ट्रम्प क्या कह रहा है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे। ट्रम्प क्या कह रहा है कि इंडिया जो है बहुत ही इसने बायस तरीके से, क्योंकि अगर आप देखोगे ना इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है। क्या है, ट्रेड सरप्लस का मतलब है इंडिया ज्यादा गुड्स बेचता है यूएस को और बदले में इंपोर्ट कम करता है। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हम ज्यादा मंगवाते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। तो उसने बोला कि यूएस जो है इंडिया में एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता इतना, मतलब बेसिकली इंडिया कम इंपोर्ट करता है ना। उसने बोला इंडिया क्या लगाता है यूएस के गुड्स के ऊपर, टैरिफ लगाने से उसके गुड्स महंगे हो जाते हैं, और महंगे होते हैं यहाँ पर कोई खरीदता नहीं है। समझ में आई बात या नहीं। तो हम यूएस जो है इंडिया को ट्रेड कंसेशन, टैरिफ कंसेशन देता है, और इसलिए इंडिया अपने गुड्स कहाँ बेचता है, यूएस। उसने अब ये क्या कह रहा है कि मैं क्या लगा दूंगा, रेसिप्रोकल टैरिफ्स, कि हम भी लगाएंगे आपके गुड्स के ऊपर। फिर इंडिया का ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ अब क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। तो सिमिलरली ये CECPA क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, PTA होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और सीका होता है CECA, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, CEPA सीपा भी होता है। ये CECPA है, ये हमारा किसके साथ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मॉरिशस के साथ। देखो लिखा है, इसका पूरा क्या नाम है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये पहला जो है FTA साइन करा इंडिया ने किसी अफ्रीकन रीजन की कंट्री के साथ। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मॉरिशस जो है बताइए एशिया में आती है, अफ्रीकन में आता है, बताओ। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती है, समझ में आई बात या नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज इंडियाज फर्स्ट एवर ट्रेड एग्रीमेंट विद अ कंट्री इन द अफ्रीकन रीजन। तो हमने मॉरिशस के साथ ये बेसिकली अफ्रीका के अंदर ये पहली कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने ये FTA साइन करा है। इज दैट फाइन, बोलो यस और नो। इंडिया मॉरिशस, देखो अब इसके ऊपर डिटेल देखो क्या है। फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट विद अफ्रीका, ये मैंने आपको बता दिया, विद अ कंट्री इन अफ्रीका। देन इट इज अ काइंड ऑफ, ये है क्या, इट इज अ काइंड ऑफ फ्री ट्रेड पैक्ट। इट एम्स टू प्रोवाइड व्हाट, मैकेनिज्म टू एनकरेज इंप्रूव ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। देखो ट्रेड इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो यहाँ पर हो रहा है, देखो ये मैंने पिक्चर भी लगाई है। ड्यूटी रिडक्शन, इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, कंट्रीज रिड्यूस और एलिमिनेट द ड्यूटीज ऑन द प्रोडक्ट्स एंड कंट्रीज आर आल्सो गिव रिलैक्सेशन इन द फॉर्म्स टू प्रमोट द सर्विस ट्रेड। देन नेक्स्ट देखो, अंडरस्टैंडिंग द CECPA एग्रीमेंट। तो बेसिकली ये तो हमने चलो ये पढ़ ही लिया। देन टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स, अब मैंने टाइप्स भी बता दिए, हालांकि यहाँ पर मुझे इस न्यूज में इतना ही पढ़ाना था, बट मैंने फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइप्स भी बता दिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एक तो होता है FTA, एक होता है PTA, एक होता है सीपा और एक होता है सीका। समझ में आई। सबसे बड़ा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है वो सीपा होता है। कौन सा होता है, देखो इसका नाम ही यही है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सबसे बड़ा यही होता है। इसमें काफी देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये नहीं मतलब कि कोई भी गुड्स बेच लो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि दोनों गुड्स डिसाइड करते हैं कि कौन से गुड्स आप हमारे कंट्री में बेच सकते हो, हम उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाएंगे। तो दे विल गिव द लिस्ट ऑफ द गुड्स। समझ में आई कि आप ये वाले गुड्स बेच लो, हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे, आप ये वाले गुड्स हमारे देश में बेच लो, हम आपके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाएंगे।
समझ में आई। बट सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कौन सी है? सीपा। सबसे पहले FTA देख लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट इन विच 2 और more countries agree to provide preferential trade tariffs concession to the partner country. India has FTA with many countries, example Sri Lanka, various trading blocs such as ASEAN के साथ भी हमारा क्या है? ASEAN हम देखेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अभी आगे जाके स्लाइड में आएगा ASEAN. देन PTA क्या है? It is a 2 or more partners give preferential right of entry to certain products. This is done by reducing the duties and tariffs may be even reduced to zero. India signed a PTA with किसके साथ? अफगानिस्तान. पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कॉपरेशन एग्रीमेंट आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन, ये वाला जो एग्रीमेंट है इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन FTA से भी बड़ा है ये. सीपा कवर्स नेगोशिएशन ऑन, किसके ऊपर नेगोशिएशन में क्या क्या कवर होता है? ट्रेड इन सर्विसेज भी इंक्लूड होता है इसमें, इसमें इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होती है, इसमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी आती है. तो वो सिर्फ गुड्स के ऊपर होता है, इसमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये सब आता है. इंडिया ने सीपा किसके साथ साइन करा है? ठीक है, ये सी का तो आप याद रखना है इसकी फुल फॉर्म भी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. देन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जनरली कवर्स नेगोशिएशन ऑन टैरिफ, ट्रेड टैरिफ्स एंड ऑल दैट. चलो ये हमने काम करनी. अब देखो, अब मोदी जी गए, उन्होंने देखो एक तो एलिवेट कर ली टाइस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक अवार्ड ले आए, एक महासागर रिवील कर दिया. एक और बात है, उन्होंने कॉपरेशन बढ़ाने की बात करी, कौन से आइलैंड के ऊपर? एगालेगा आइलैंड डेवलपमेंट. अब ये क्या है जी? इसी मीटिंग के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन हुई, एगालेगा आइलैंड. इंडिया मॉरिशस एग्री टू एनहांस द यूज ऑफ, कौन सा आइलैंड? एगालेगा आइलैंड. उसके ऊपर इंडिया ने पता क्या बनाया? एयर स्ट्रिप. एयर स्ट्रिप समझ आए, मतलब कि जो रनवे. और क्या बनाई है? एक जेटी. जेटी मतलब जहां पर शिप्स आके रुक सकती हैं, बोट्स आके रुक सकती हैं. कहां पर, कौन से आइलैंड पे बनाई इंडिया ने? इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ था कि इंडिया जो है अपना जो है मिलिट्री बेस यहाँ बना रहा है एगालेगा आइलैंड के अंदर. तो बट वो प्रोटेस्ट हुए थे इंडिया के खिलाफ. तो यहाँ पर देखो 2015 में इंडिया ने साइन करा था एग्रीमेंट विद मॉरिशस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एगालेगा आइलैंड. और यहाँ पर इट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंप्रूविंग, क्यों बनाया? फॉर इंप्रूविंग सी एंड एयर कनेक्टिविटी, एनहांसिंग द कैपेबिलिटी ऑफ मॉरिशियन डिफेंस फोर्सेज इन सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट इन द आउटर. क्योंकि वो आइलैंड ऐसा है कि लोगों को बेसिक चीजें भी नहीं पहुंच सकती थी वहां, ना तो हवाई जहाज के थ्रू ना शिप के थ्रू, तो फिर बेसिक चीजें भी वहां पहुंचानी मुश्किल थी. तो इसलिए इंडिया ने एग्रीमेंट करके ये वहां बनाया. ठीक है, इट इज फंडेड बाय इंडिया, $87 मिलियन का ये प्रोजेक्ट था. इज दैट फाइन? अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है ये एगालेगा आइलैंड? देखो यहाँ पर जब आप मैप देखोगे ना इसका मॉरिशस का, मॉरिशस के बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो मॉरिशस के अंदर आते हैं. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये है कि ये इंडिया की प्रेजेंस बढ़ा देगा साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में. And it facilitates power launch aspiration in the region. It is a new base necessary to facilitate both air and maritime patrols. तो इंडिया पेट्रोलिंग कर लेगा, ये मतलब समझ आई बात या नहीं? यहाँ पर दुनिया का 95% इंडिया का ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 68% बाय वैल्यू कहाँ से होके निकलता है? इंडियन ओशन. और ये मॉरिशस का जो आइलैंड है ये कहाँ है? इंडियन ओशन. तो यहाँ पर अगर इंडियन आर्मी की प्रेजेंस होगी तो पायरेसी, काउंटर टेररिज्म, चाइना कोई दूसरा देश तो नहीं इधर आ रहा. तो बताओ ये सारी चीजें ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है कि नहीं? आइलैंड ये वाला है कि नहीं? और नियरली इंडिया 80% ऑफ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इज इंपोर्टेड बाय सी वाया द इंडियन ओशन. सो प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन इज द सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, इसलिए बनाया हमने. देन इंडिया सपोर्ट. अब ये आ गया इसी मीटिंग के अंदर मोदी जी ने बोला कि हम चैगोस आइलैंड के ऊपर जो है चैगोस आइलैंड के ऊपर हम मॉरिशस की सपोर्ट करते हैं. अब चैगोस आइलैंड वाला क्या मुद्दा आ गया? चैगोस आइलैंड भी मॉरिशस का ही पार्ट है. वो मुद्दा ये है कि देखो इंडिया ने अपनी सपोर्ट बोली है कि मॉरिशस सॉवरेनिटी होनी चाहिए किसके ऊपर? चैगोस आर्किपिलागो. आर्किपिलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ठीक है, तो चैगोस आर्किपिलागो में बहुत सारे आइलैंड्स हैं और इंडिया ने बोला कि मैं सपोर्ट करता हूँ मॉरिशस की सॉवरेनिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर मॉरिशस का राज होना चाहिए. बेसिकली यूके ने उसके ऊपर रूल कर रहा था. तो यूके कह रहा था हम नहीं इसको छोड़ेंगे. तो फाइनली यूके ने, अब देखो रिसेंटली यूके एग्रीड टू सीड, मतलब वापस देने की बात कर रहा है सॉवरेनिटी ऑफ द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चैगोस आर्किपिलागो टू द, उसने बोलिए कि मैं वापस दे दूंगा. हाउएवर यूके कह रहा है बस एक उसमें से आइलैंड नहीं दूंगा. उसका कौन सा नाम है? कह रहा है वहां पर आई विल कंटिन्यू टू एक्सरसाइज सॉवरेन राइट्स. बताओ कौन सा वाला? डिएगो गार्सिया आइलैंड. पता क्यों? यहाँ पर मिलिट्री बेस है. किसका? यूएस का, नॉट यूके का. किसका मिलिट्री बेस है? यूएस का मिलिट्री बेस है. अभी बताता हूँ क्यों यूएस का मिलिट्री बेस. देखो जरा की फैक्ट्स रिगार्डिंग द चैगोस आर्किपिलागो. तो इट कंसिस्ट ऑफ 58 आइलैंड्स एंड मालदीव्स के देख लो अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर साउथ ऑफ मालदीव्स है ये. इसकी हिस्ट्री क्या है?
फ्रांस ने सबसे पहले इसको कॉलोनाइज करा था, ठीक है, अलॉन्ग विद द मॉरिशस के ऊपर सबसे पहले रूल किसका था, फ्रांस। उसके बाद किसने कर लिया, ये फ्रांस आए थे और चैगोस आइलैंड पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। बट इन द लेट 18th सेंचुरी फ्रेंच ब्रॉट स्लेव लेबर फ्रॉम अफ्रीका इंडिया टू वर्क in the coconut plantations in Chagos Island. However, UK took control of the region in 1814 after the fall of the France Napoleon Bonaparte. तो फिर यूके ने कंट्रोल ले लिया। देन 1965 से यूके ने इसको चैगोस आइलैंड को क्या बोला, ये हमारी क्या है, ब्रिटिश इंडियन ओशन क्या है, ये टेरिटरी है, ये हमारी टेरिटरी है। ब्रिटेन की इंडियन ओशन में जो टेरिटरी है उसको चैगोस आइलैंड को क्या नाम दे दिया, VIOT। एंड मॉरिशस कहता है चैगोस वाज अटैच्ड टू मॉरिशस अनदर ब्रिटिश कॉलोनी इन इंडियन ओशन। तो मॉरिशस भी ब्रिटिश कॉलोनी थी और मॉरिशस कहता है कि ये हमारा आइलैंड है। एंड व्हेन मॉरिशस गेन्ड इंडिपेंडेंस, और जब यूके से इंडिपेंडेंस कब मिली इसको, 1968। बट चैगोस किसके ऊपर, ब्रिटेन उसके ऊपर क्या करता रहा, रूल करता रहा। एंड तो उस टाइम पे जब ब्रिटेन मॉरिशस को जब डीकॉलोनाइज हुआ, छोड़ के गया ब्रिटेन, तो उसने मॉरिशस को 3 मिलियन पाउंड दिया कि हम एक आइलैंड नहीं छोड़ेंगे, एक कौन सा वाला, डिएगो ग्रेशिया वाला हम नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने लिया। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चैगोस एंड डिएगो ग्रेशिया, तो 1966 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, ब्रिटेन ने साइन किया था किसके साथ, यूएस के साथ, और यूएस को अलाउ किया था कि आप हमारा ये BIOT यूज कर लो, किसके लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए। देन सब्सिक्वेंटली प्लांटेशन ऑन डिएगो ग्रेशिया वाज शट डाउन एंड इट बिकेम अनलॉफुल। तो यहाँ पर कोकोनट प्लांटेशन बंद हो गई और कोई भी बंदा इसके अंदर अब आना जाना अलाउड नहीं था। तो फिर डिएगो ग्रेशिया के जो इनलैंडर्स थे, जो यहाँ रह रहे थे, उनको यहाँ से निकाल दिया उन्होंने, और वहां पर डिएगो ग्रेशिया में लार्जेस्ट आर्किपेलागो है चैगोस आइलैंड का, चैगोस आर्किपेलागो का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, डिएगो ग्रेशिया। इट बिकेम फुली ऑपरेशनल मिलिट्री बेस कब आ गया, 1986। इट इज अ की लोकेशन फॉर यूएस ओवरसीज वॉर ऑन टेरर ऑपरेशंस। जब अलकायदा के ऊपर कोई एयर स्ट्राइक करनी होती है, अलकायदा इतनी दूर से हवाई जहाज आएगा, कितना टाइम लगेगा, तो कहां से उड़ेगा, फिर वो डिएगो ग्रेशिया से उड़ेगा। समझ में आई बात, यहां से उड़ेगा। देन फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके उन्होंने बोला कि सर यूनाइटेड किंगडम जो है इससे विड्रॉ करे, तो उसने बोला अनकंडीशनली से क्या करे, विड्रॉ करे फ्रॉम द एरिया विद इन 6 months। ICJ रूल दैट 1965 जो चैगोस को डिटैच किया था मॉरिशस से 3 मिलियन पाउंड देकर, तो उन्होंने बोला ये क्या है, इट इज इलीगल। तो ये मॉरिशस का ही पार्ट है, ये किसको मिलना चाहिए था, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी बोल दिया कि मॉरिशस को ही मिलना चाहिए था। की डिटेल्स ऑफ यूके मॉरिशस एग्रीमेंट ऑन चैगोस। तो ये जब हुआ था, full sovereignty right Mauritius, the deal grants Mauritius full sovereignty over the archipelago except the, ये तो हमें पता ही है, Mauritius can now resettle people on the। तो अब चैगोस तो वापस दे दिया इसने, बट अब एक नहीं दे रहा, कौन सा नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। समझ में आ गई बात, वो दे रहा। बाकी मैरिटाइम कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस के बारे में बताइए। ये भी अब इन्होंने, अब ये गए मोदी जी यहाँ पर, इतनी सारी चीजें हुई, तो एक इन्होंने और एग्रीमेंट साइन करा, किसके ऊपर बताओ जरा, व्हाइट शिपिंग। व्हाइट शिपिंग क्या होती है बताओ, cooperation will be strengthened किसमें, white shipping, blue economy and hydrography। white shipping refers to the exchange of information on identity and movement of commercial non military। अगर मॉरिशस के पास है कोई नॉन मिलिट्री व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल निकल के गई है, तो उसकी इंफॉर्मेशन किसको बताएगा, वो इंडिया को। समझ में आई, व्हाइट शिपिंग समझ में आ गया टर्म, व्हाट इज व्हाइट शिपिंग बताओ, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच टाइप ऑफ शिप्स, बताओ जरा, कमर्शियल एंड नॉन मिलिट्री। व्हाट इज ये ब्लू इकोनॉमी, चलो ब्लू इकोनॉमी पे भी हमारा ये एग्रीमेंट हुआ, वी सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशन रिसोर्सेज, वी ओवर फिशिंग नहीं करनी है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करनी है, ये बात है। हाइड्रोग्राफी चलो ये इजी है। देन अब यहाँ पर क्योंकि व्हाइट शिपिंग की बात आई, तो फिर मैं आपके साथ डार्क शिपिंग प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द डार्क, व्हाइट शिपिंग तो हो गया, व्हाट इज डार्क शिपिंग, व्हाट इज डार्क शिपिंग। ये जो मैं आपके लिए पीपीटी लेके आया हूँ, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, एक चीज को मैंने उठाया, उसके अलग अलग जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सारे मैंने कवर करें। ये आप कहीं भी उठा लो, आपको नेट पे कहीं नहीं मिलेगी, मैंने आपको एक ही इसमें सारे कवर कराए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज व्हाइट शिपिंग, टर्म व्हाइट शिपिंग, तो आपको आना चाहिए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द कमर्शियल एंड नॉन मिलिट्री व्हीकल्स। व्हाट इज द टर्म डार्क शिपिंग, डार्क शिपिंग क्या है, इट अकर्स व्हेन वेसल्स इंटेंशनली स्विच ऑफ देयर AIS। AIS का क्या मतलब होता है, AIS क्या होता है, ऑटोमेटेड आइडेंटिफाइंग सिस्टम, जिसे जैसे शिप आ रही है तो AIS ऑन है, तो दूसरी कंट्री को पता चलेगा अच्छा ये फलानी शिप आ रही है, इस कंट्री की है। समझ में आई। तो डार्क शिपिंग क्या होता है कि वो शिप जानबूझ के अपना क्या ऑफ कर लेती है, AIS, ठीक है, जिससे शिप की लोकेशन नहीं पता चल पाती, कोर्स एंड ये सारी चीजें तो पता चलता है, बट ये बंद कर देगा
तो पता नहीं कर पाएगी। व्हाट इज द पर्पस? इट इज ऑफन यूज्ड टू कंसील द शिप्स मूवमेंट एंड एक्टिविटीज, अलाउइंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एक्टिविटीज व्हिच आर अदरवाइज इलीगल। तो डार्क शिपिंग इसे बोलते हैं, जब वो अपना एआई क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। पर्पस क्या है उसका? एग्जाम्पल अब जैसे सैंक्शंस लगा रखी है किसी देश ने कि ये वाली कंट्री की शिप हमारे यहाँ नहीं आ सकती, अगर उसने एआई इसको बंद ही किया हुआ है, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो, ठीक है सर, 740 से मिल रहा था ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं मैं क्लास से है ना, मैं पिक ਤੁਹਾਨੂੰ मुश्किल नहीं पिक करता मैं। चलो जी, सैंक्शंस evasion. Ships may disable AIs to avoid detection while transporting goods from the other country. Illicit activities. Vessels may use dark shipping to engage in illegal fishing. अब देखो उसने बंद ही कर लिया तो पता नहीं कौन illegal fishing कर रहा है यहाँ पर, आगे समझ में आई बात है नहीं? तो ये हो गया डार्क फिशिंग, याद रहेगा डार्क फिशिंग। नाउ व्हाट इज ग्रे शिपिंग? ग्रे शिपिंग, vessels may be registered under shell companies with weak enforcement of maritime regulations. ऐसी कंट्रीज में वो रजिस्टर करवाते हैं जिन कंट्रीज में क्या होती है, वीक रेगुलेशंस। देन इसमें क्या होता है, और दूसरा इसमें ग्रे शिपिंग में क्या होता है, फ्लैग हॉपिंग। फ्लैग हॉपिंग मतलब शिप्स में फ्रीक्वेंटली चेंज देयर फ्लैग टू अवॉइड स्क्रूटनी और सैंक्शन, ताकि पता ना चल पाए किस देश की ये शिप है। देन डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस, इट मे इंक्लूड मैनिपुलेटिंग AIS, यूजिंग फेक नेम्स एंड ऑल दैट, ये ग्रे शिपिंग होती है। नाउ डेवलपमेंट सपोर्ट फ्रॉम, अब मैंने बोला था लाइन ऑफ क्रेडिट, बोलो यस और नो, बोला था लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा मॉरिशस को, और वो किसके लिए दिया जाएगा? देखो लाइन ऑफ क्रेडिट, ये फर्स्ट एवर रूपी डोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट है, किसके लिए दिया जाएगा? फॉर रिप्लेसिंग इट्स वाटर पाइपलाइंस। देन एक और हुआ है करेंसी फ्रेमवर्क, एग्रीमेंट्स बिटवीन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ मॉरिशस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू प्रमोट द यूज ऑफ, क्या है ये आपस में जब ये ट्रेड करेंगे तो किसमें ट्रेड करेंगे? डॉलर्स में नहीं करेंगे, किसमें करेंगे? लोकल करेंसी में। तो ये इंडियन रुपी है और ये क्या है? मॉरिशियन रुपी, उसको क्या बोलते हैं? मॉरिशियन रुपी, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए। देन ये मैंने आपको बताया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इंडिया गिफ्ट टू द मॉरिशस, उन्होंने बोला इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द, कौन सा? इंडिया क्या है? मदर ऑफ, उससे गिफ्ट मिला है। अब आपको लगेगा कि ये सर ने कहां से आ गया ये हिस्टोरिकल कनेक्शन, अब हिस्टोरिकल कनेक्शन पढ़ना पड़ेगा हमें इंडिया और मॉरिशस का। ये प्री इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडियन फर्स्ट इंडियंस इन मॉरिशस अराइव ड्यूरिंग द फ्रेंच colonial rule as an artisan and mainly from Puducherry, and Mauritius was once French colony. Gandhi's visit, महात्मा गांधी भी मॉरिशस गए थे कब? 1901 में। देन अब मुझे बताओ मोदी जी को चीफ गेस्ट क्यों बनाया? बोलो क्यों बुलाया? क्योंकि एज अ ट्रिब्यूट टू गांधी जी मॉरिशस सेलिब्रेटेड नेशनल डे ऑन, बताओ क्योंकि उस दिन मोदी जी ने क्या, गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च, इसलिए वहां पर उनका जो नेशनल डे है वो मनाते हैं 12 मार्च को। अब ये न्यूज आप वहां पर पेपर में यही आना है कि बताओ वो क्यों, किसके सेलिब्रेट क्यों करता है मॉरिशस 12 मार्च को? उस दिन दांडी मार्च हुआ था उसको करने के लिए। देन मोदी जी ने ट्रिब्यूट्स भी पे करी टू द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दांडी मार्च लेड बाय महात्मा गांधी इन 1930। अब फिर मैंने दांडी मार्च को उठा लिया। फिर व्हाट इज दांडी मार्च? फिर दांडी मार्च क्या है? दांडी मार्च पता है आप लोगों को क्या है? बताओ क्या है फिर? टैक्स है वो, हाँ अबॉलिश किया जाए, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। इट इज अ माइलस्टोन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सॉल्ट मार्च भी बोलते थे। एंड ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था बताओ? साबरमती आश्रम से लेके टू द आउट ऑफ दांडी, ठीक है। एंड गांधी जी ने इस एक्ट को, सॉल्ट एक्ट, जिसमें ये इन्होंने अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया था, इसको ब्रेक किया था। एंड फाइनली नेशन में ये बात फैल गई थी और सब लोगों ने सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस रिलेशन क्या है हमारे? जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो देखो मॉरिशस को तो इंडिपेंडेंस मिली 1968 में, बट हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन कब स्टार्ट हो गए थे? पहले ही, इंडिपेंडेंस से पहले ही, अभी वो यूके के कंट्रोल में ही था। देन प्राइम मिनिस्टर ये रामालुंगम जो है ये, अच्छा मॉरिशस का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ? उसका भी राम गुलाम ही नाम था, बट उसका पहला नाम क्या था? शिवू सागर राम गुलाम। और इनका क्या नाम है अभी जो अभी हमने पढ़ा था, इनका क्या नाम है? नवीन चंद्र राम गुलाम। कल्चरल लिंक्स, कल मेरे से पूछा था जसलीन ने कि सर कितनी, जसलीन ने बोला गुरलीन ने, कि कितनी पॉपुलेशन है मॉरिशस की हिंदू पॉपुलेशन? किसने पूछा था? तो कितनी है देखो जरा? 70% ऑफ मॉरिशस पॉपुलेशन आर ऑफ इंडियन ओरिजिन।
और इंडिया ने मॉरिशस की क्या क्या हेल्प करी थी? मॉरिशस के अंदर 2024 में कौन सा साइक्लोन आया था? साइक्लोन चीडो, एंड उसके बाद ऑयल स्पिल हुई थी, वहां पर इंडिया ने हेल्प करी थी। देन फिर अब एक और हुआ यहाँ पर काम मॉरिशस में, मोदी जी ने OCI कार्ड किसको दिया है? मॉरिशस के प्रेसिडेंट को एंड फर्स्ट लेडी को। अब फिर मैंने इसको उठा लिया, मैंने कहा ये OCI क्या है, फिर ये देख लेते हैं हम। तो ये जो है मोदी जी ने OCI कार्ड दिया है मॉरिशस के प्रेसिडेंट, जिसका नाम है धर्मवीर, क्या नाम है इसका प्रेसिडेंट का नाम? भाई बारबाडोस के प्रेसिडेंट का नाम लिख लिया था, मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख लिया, बट प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिखा आपने। इसका क्या नाम है? धर्मवीर गोखुल। इसको मोदी जी ने क्या दिया है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड। और इसकी जो वाइफ है फर्स्ट लेडी वृंदा गोखुल, इसको भी OCI कार्ड दिया है। और इवन प्राइम मिनिस्टर को भी दिया है, नवीन राम गुलाम को भी दिया है, उसकी स्पाउस को भी दिया है। व्हाट इज OCI? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, व्हाट इज OCI? जो इंडियन ओरिजिन के लोग दूसरे देश में रहते हैं और वहां की सिटीजनशिप ले ली उन्होंने, तो इसका मतलब दे आर नो मोर द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है नहीं है। यूएस में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर कौन सा है? सिंगल। तो इंडियन ओरिजिन के हैं, यहाँ से चले गए थे, उस देश में रह रहे हैं, वहां की सिटीजनशिप ले ली। अब कल को जब वो इंडिया आना चाहते हैं तो उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा तो नहीं उसको ट्रीट करोगे वो फॉरनर है, बोलो फॉरनर की तरह ट्रीट करोगे? बोलो। एक होते हैं NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो होते हैं इंडियन सिटीजन है बट दे आर रिजाइडिंग इन नॉन रेजिडेंट इन अदर कंट्री। उनको तो इंडिया में राइट टू वोट भी है, वो तो वोट करने, NRIs को वोट करने का भी राइट है। NRIs को बाकी सारे राइट्स हैं जो सिटीजन को मिलते हैं, बट OCI को राइट वोट करने का नहीं है। इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, वो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते, बट OCI कार्ड होल्डर्स को कुछ तो दोगे ना, पहले इंडियन ओरिजिन के है ना, तो उनको पासपोर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो इंडिया आ सकते हैं और उनको और कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इन्होंने फिर मोदी जी ने किसको दिया OCI कार्ड? हाँ ठीक है जी, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मोदी जी जब मॉरिशस गई थी 2024 में, मॉरिशस ने इंडियंस के लिए, देखो क्या बोला, इंडियंस के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, देखो OCI कार्ड टू मॉरिशियन नेशनल्स ऑफ द इंडिया एक्सटेंडेड एलिजिबिलिटी, तो इंडिया ने एक्सटेंड करा था और मॉरिशस ने भी रेसिप्रोकेट किया था। और मॉरिशस ने बोला था वीजा फ्री एंट्री है किसके लिए? इंडियन टूरिस्ट स्टेइंग अप टू 1 महीने के लिए वीजा फ्री एंट्री है। तो अब जब मॉरिशस जाओगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा? वीजा मॉरिशस का। समझ में आई बात? देन ओवर ये एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो ये मैं नहीं बता रहा, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो ये सब मैंने वैसे यहाँ लिख दिया है। NRIs अलग होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, नॉट डुअल सिटीजन, ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई, किसने रिलीज करी है? ये स्विस कंपनी, क्या नाम है उसका? IQAI। इंडिया कितना पोल्यूटेड कंट्री है दुनिया में ग्लोबली? इंडिया का अभी पोल्यूशन थोड़ा कंट्रोल हुआ है, रैंकिंग इंप्रूव हो गई है, पहले थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड था, अब कितना हो गया है? ग्रेट अचीवमेंट, यू नो, 5th लार्जेस्ट, मतलब थर्ड से 5th आ गए हैं हम। देन there is some progress in air quality management. Then urban Delhi remains the most populated capital. सबसे पॉपुलेटेड कैपिटल कौन सी है? पॉपुलेटेड दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कैपिटल, एंड सबसे ये 6th पॉपुलेटेड सिटी है इंडिया के अंदर, विद 6 ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की 10 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज में से 6 कहाँ हैं? इंडिया में। बहुत ही फकर की बात है हमारे लिए ये। इंडिया एयर क्वालिटी स्टेटस इन ग्लोबल मार्केट देख लो आप, इंडिया ये 5th, ये हमने पढ़ लिया थी, एंड दिल्ली रिमेन्स द, इसमें पार्टिकुलेट मैटर से मेजर होता है कि पार्टिकुलेट मैटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन है पार्टिकुलेट मैटर की? देखो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं फाइन डस्ट पार्टिकल्स, उसका डायमीटर होता है जैसे बोलते हैं ना PM 2.5, PM 10, पार्टिकुलेट मैटर 10 जो होते हैं थोड़े बड़े डायमीटर्स के होते हैं, वो इजिली हमारे लंग्स में नहीं जाते, बट 2.5 वाले इजिली हमारे, हम ब्रीथ करते नहीं यार तो इजीली लंग्स में चले जाते हैं, उससे फिर प्रॉब्लम क्या होता है? लंग कैंसर, एस्थमा, ये सब। समझ आई बात या नहीं? तो जब पार्टिकुलेट मैटर की कॉन्सेंट्रेशन एयर के अंदर आई थिंक 15 WHO की जो है कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 तक तो ठीक है, 5 से ऊपर चली जाए उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो क्या है? वो डेंजरस। तो कितनी है दिल्ली के अंदर? 91, ठीक है। एंड और सबसे इंडिया में पॉल्यूटेड सिटी का नाम बताओ जरा। असम मेघालय के बॉर्डर के ऊपर है, उसका नाम क्या है? अगर आप लोग आप ये चीजें नोट नहीं कर रहे हो तो फिर आप पेपर में जब क्वेश्चन आएगा कि बताओ सबसे पॉल्यूटेड सिटी का नाम बताओ इंडिया में, तो असम मेघालय बॉर्डर के ऊपर सिटी का क्या नाम है? ठीक है। इसके अंदर कितनी पार्टिकुलेट मैटर कॉन्सेंट्रेशन है देखना जरा।
अदर सिटीज ऑफ पॉल्यूटेड कौन सी है बताओ? मुल्लापुर पंजाब, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवाड़ी, नोएडा। और WHO की रिकमेंडेशन मैंने आपको बताई दी है इतनी। देन मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन तो ये हम देख ही चुके हैं। देन आगे देखिए, अच्छा ग्लोबल, इंडिया तो फिफ्थ लार्जेस्ट, मतलब फिफ्थ मोस्ट पॉल्यूटेड है। ग्लोबली बताओ सबसे ज्यादा कौन सा है? कौन सा है बताओ? चैड। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो फिर पाकिस्तान तो हमसे पीछे है ना, एंड मतलब आगे है पॉल्यूशन में, कॉन्गो, एंड फिफ्थ नंबर पे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज व्हाट? पता है आपको अपार आईडी क्या है? न्यू स्टूडेंट आइडेंटिटी सिस्टम, न्यू स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड नोन एज, इसको इसकी फुल फॉर्म क्या है बताओ? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक, कोई बता सकता है इसका क्या पर्पस है? It is a part of one nation, one student ID initiative of the union government. New education policy के अंदर ये concept है, and initiative is each student should get a lifelong APAR ID, making it easy for the learners, school and the governments. Learners के लिए भी आसान हो जाएगा, schools के लिए भी and governments के लिए to track academic progress from pre-nursery to the higher education. आपका सारा रिकॉर्ड उसी में होगा। APAR would be a gateway to the DigiLocker digital system. Student can store their important documents to the DigiLocker and exam reports and all that. बट अपार आईडी का मतलब मेन काम क्या होगा? बेसिकली टू मेक एजुकेशन हैसल फ्री, रिड्यूस द नीड फॉर द स्टूडेंट टू कैरी द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। ये भी इसका मेन काम नहीं है। मेन काम मैं बताता हूँ क्या है। मेन काम इसका अपार आईडी का डिजी लॉकर से लिंक करना और एकेडमिक क्रेडिट बैंक, जो हमारा एकेडमिक क्रेडिट बैंक, उसको लिंक करना और एक अपार आईडी बना देना। उसका मेन पर्पज क्या है? एक तो इससे गवर्नमेंट को पता चलेगा कि लिटरेसी रेट कहाँ है ना, पता चलेगा ना आपकी सारी एकेडमिक प्रोग्रेस, कि कितने ड्रॉप आउट्स हैं, कितने छोड़ के चले गए, कितने पढ़ रहे हैं। तो इससे गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आएगी, बोलो यस और नो। ड्रॉप आउट रेट्स पता चलेगा, ये तो गवर्नमेंट को भी हेल्प होगा। देन फ्रॉड, जो झूठे सर्टिफिकेट लगाते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। देन व्हाट इज व्हाई द लिंकेज विद एकेडमिक क्रेडिट बैंक, मैं बताता हूँ। अब देखो, आप डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, 3 साल का डिप्लोमा है। आप मे बी फॉर वट एवर रीजन, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बच्चा एक साल डिप्लोमा में लगाया, छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद 2-3 साल बाद आप दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हो। तो अब पहले क्या होता था, पहले आपने बीच में छोड़ दिया तो खत्म, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब आपने 1 साल डिप्लोमा में लगाया, जो आपके क्रेडिट्स हैं वो आपके क्रेडिट कहाँ जमा हो जाएंगे? अगली जब आप कंटिन्यू करोगे, आप वहीं से स्टार्ट करोगे। आई बात समझ? या फिर मान लो आपने 2 साल यहाँ लगाया, अब आप अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हो और दूसरे कोर्स में जाना चाहते हो, वो भी डिप्लोमा कोर्स ही है, तो वहां पर आपको कितनी देर लगानी पड़ेगी? फिर 1 ही साल लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसमें क्या है, इट इज लिंक्ड विद एकेडमिक बैंक क्रेडिट विद द डिजिटल स्टोर हाउस that contains information of the credit. School transfer, if student changes school whether within the state or another state, all her data gets transferred to her new school just by sharing the APAR ID. एनरोलमेंट कैसे होगी? बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसमें मेन कंसर्न क्या आ रहा है बताओ? कौन सा कंसर्न आ रहा है? प्राइवेसी। ये वैसे वॉलेंटरली है, देखो यहाँ पर देखो, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट ये जो CBSE है इसने मतलब एक तरह का मैंडेटरी बना रखा है ना मैंडेटरी। तो फिर इसका कंसर्न है कि हमारी प्राइवेट डिटेल्स ये क्या हो सकती हैं? चलो आगे देखो जी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आप समझ ही गए हो कि भाई इट इज बेसिकली टू फैसिलिटेट द व्हाट क्या? एकेडमिक मोबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स विद द फ्रीडम टू स्टडी अक्रॉस द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो मोबिलिटी जब मर्जी शिफ्ट कर जाओ। समझ में आई? डिजी लॉकर आपको पता ही है कि डिजी लॉकर क्या है। यूज करता है आप में से कोई डिजी लॉकर? व्हाट इज रेलवे वर्क अंडर अमृत? ये रेलवे को मिशन अमृत सरोवर में भी साथ में इसको जो है इंक्लूड करा है। व्हाट इज मिशन अमृत सरोवर? इंडियन रेलवेज हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू द मिशन अमृत सरोवर इनिशिएटिव टू एड इन द वाटर कंजर्वेशन। अमृत सरोवर किसके लिए मिशन? वाटर कंजर्वेशन बाय कंस्ट्रक्टिंग पॉन्ड्स अक्रॉस द कंट्री। इंडियन रेलवे डीसिल्ट करेगी, एक्सकवेट करेगी, वाटर बॉडीज बनाएगी अलोंग द रेलवे लाइंस ताकि पॉन्ड्स बनाए और वाटर कंजर्वेशन हो। बट अबाउट मिशन अमृत सरोवर क्या है? कब लॉन्च हुआ था ये मिशन? 2022। देन 75 पॉन्ड्स पर डिस्ट्रिक्ट बनाने का टारगेट है। अभी तक कितने पॉन्ड्स बन चुके हैं? ठीक है। देन फ्रेमवर्क क्या है? इट इज इनिशिएटिव फॉर रूरल डेवलपमेंट, और इसके अंदर टेक्निकल पार्टनर कौन है? बिसैग-एन, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज होगा। तो ये तो हमारा यहाँ पर खत्म होता है। अब आप यहाँ पर आओ, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, ये भी न्यूज में है। नाउ हाँ ये देखो,
ये CCTS क्या है? व्हाट इज CCTS? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 में आई थी और अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 इट रिप्लेसेस विच स्कीम? बताओ कौन सी स्कीम को रिप्लेस किया इसने? परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, पैट को इसने रिप्लेस करा है। कार्बन क्रेडिट्स मैंने उस दिन भी समझाया था, उस दिन कराया था ना मैंने आपको कार्बन क्रेडिट्स। क्या होता है कार्बन क्रेडिट्स? गवर्नमेंट जो है, जो कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनको कार्बन क्रेडिट्स एलोकेट करती है कि आप एक मंथ के अंदर 5000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हो। वो आपके क्रेडिट उधार है, आपके खाते में जमा करा दिए कार्बन क्रेडिट्स। इससे ज्यादा एमिशन नहीं करोगे, अगर करोगे तो आप कर नहीं सकते क्योंकि हमें आपको 5000 क्रेडिट चाहिए। इससे ज्यादा एमिशन करोगे तो यू विल हैव टू बाय क्रेडिट्स, क्योंकि आपने अपनी लिमिट को क्या कर दिया? एग्जॉस्ट। तो दूसरी एक इंडस्ट्री है, उसने ग्रीन एनर्जी का यूज करा और उसने जो है अपनी कार्बन एमिशंस को रिड्यूस किया और उसके 5000 जो है कार्बन एमिशंस थे उसने 3000 एमिट किए, तो कितने बचा लिए उसने? 2000। वो उसको बेचेगा, बोलो यस और नो? बेच के किसको बेचेगा? जिसने एक्सीड कर दिए। तो ये स्कीम क्या है? कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। इसको इसने रिप्लेस किसको किया है? परफॉर्म, अचीव एंड। इंडिया का जो गोल है पेरिस क्लाइमेट का, क्या गोल है बताओ? कि रिड्यूस करना है। किसको रिड्यूस करना है? कार्बन एमिशंस को। What is carbon credit trading scheme? It is a market-based mechanism to regulate carbon credits, and its main aim is to decarbonize the Indian economy by pricing the greenhouse gas emissions. आई बात समझ या नहीं? उसके ऊपर प्राइस लगता है कि नहीं? बोलो yes or no? What is PAT scheme? PAT जो था ये बेसिकली कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए नहीं थी, ये थी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। किसके लिए थी ये? इसके लिए इनको सर्टिफिकेट दिए जाते थे जो इंडस्ट्री अपनी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाती थी कि भाई देखो हमने अपनी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाई है जी, हम पहले इतने यूनिट्स जो हैं यूज करके हम प्रोडक्शन करते थे, अब हमने अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करी, अब हम यूनिट्स कम, जैसे एलईडी बल्ब कम यूनिट्स यूज करता है और नॉर्मल बल्ब ज्यादा यूज करता है, बोलो या साउंड, वैसे ही ये कम एनर्जी यूज करते थे तो इनको सर्टिफिकेट मिलते थे। बट ये स्कीम फेल हो गई क्योंकि ये एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला ये स्कीम जो है इट वॉज अनेबल टू इट इज नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाई, ठीक है, क्योंकि ये नॉन ट्रांसपेरेंट थी। देन सीसीटीएस ने इसको रिप्लेस कर दिया और ये अब व्हाट इज द मैकेनिज्म ये है कार्बन प्राइसिंग होगी, ठीक है, एंड ऑल दैट। ये हमने चलो ऑफसेट मैकेनिज्म इतना नहीं हम करें। सीसीटीएस किसके ऊपर अप्लाई होगी ये बताओ? जो एनर्जी इंटेंसिव यूनिट्स है, कौन से? आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम। अभी जो ये है पावर सेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, जैसे बिजली उत्पादन होती है ना वहां पर, अभी उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। 40% इंडिया का ग्रीन हाउस गैस एमिशन किससे होता है? पावर सेक्टर से। देन इंपोर्टेंस ऑफ सीसीटीएस इंडियन क्लाइमेट गोल्स, तो भाई इंडिया का क्या गोल है बताओ? पेरिस ये अब हमारा ग्लासगो के अंदर COP 26 नॉट 27, ग्लासगो वाली कौन सी थी? 26। उस पे इंडिया का क्या टारगेट था कि हम अपनी इमिशन कितनी रिड्यूस करेंगे? 45% बाय 2030। व्हाट इज कार्बन प्राइसिंग? ये हमारा इतना चलो है नहीं। अच्छा ग्लोबल इनिशिएटिव बताओ कार्बन प्राइसिंग को रिड्यूस करने के लिए कौन से हैं? यूरोप के अंदर क्या आया है इनिशिएटिव? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये बताया था मैंने, बताओ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बताओ क्या है? यूरोप के अंदर ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। यूरोप के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं वो कार्बन इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकती, उनको ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करना है और कार्बन एमिशंस कम करनी है। अब वहां पर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं तो यूरोप की इंडस्ट्रीज ने ना खुद मैन्युफैक्चर कम करना बंद कर दिया और इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऐसी कंट्री से जहां पर अब देखो जहां पर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रूल्स हैं तो वहां पर ग्रीन एनर्जी यूज करोगे, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और वो प्रोडक्ट की कॉस्ट कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। और वेयर दूसरी कंट्रीज जहां पर इतनी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं है, जैसे इंडिया हो गया और ये देश, यहाँ पर कंप्लायंस स्ट्रिक्ट नहीं है तो वो पुराने मेथड से जो एनर्जी इंटेंसिव मेथड है उसको यूज करके वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यूरोप में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला जब खुद बनाएंगे वो महंगा पड़ेगा, इंपोर्ट करेंगे तो वो क्या पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा। तो यूरोप कहता है ये तो गलत है, हमने तो इमिशंस कम करनी थी, तो इनडायरेक्टली इन्होंने तो इमिशंस हो ही रही हैं, ये खुद नहीं बना रहे तो वहां से इंपोर्ट करें, वो इमिशंस कहाँ जा रही है? एयर में तो जा रही हैं। तो उन्होंने फिर क्या ले आए? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट। अगर किसी यूरोप के बाहर से बॉर्डर से कुछ मंगवा रहे हो और उसकी जहां से मंगवा रहे हो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी एमिशंस हुई हैं। अगर ज्यादा हुई हैं तो उसके ऊपर आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स, और वो महंगा हो जाएगा प्रोडक्ट। अल्टीमेटली फिर उनको वो बोलेंगे कि ये भी हमारी जो स्कीम थी ये भी क्या होगी? फेल होगी। समझ में आई? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म।
देखो लिखा हुआ है, इट इज अ लेवी ऑफ कार्बन टैक्स ऑन इंपोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द प्रोसेसेस व्हिच आर नॉट एनवायरमेंटल सस्टेनेबल, वहां से आए हैं। व्हाट इज सीबीएम? इट इज अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन क्लाइमेट पैकेज। अब याद रखना सीबीएम किसका पार्ट है? फिट फॉर 55 इन 2030। फिट फॉर 55 मतलब यूरोप कहता है कि मैं 55% अपनी गैस एमिशंस कम करूंगा, कब तक? 20। और इंडिया का क्या टारगेट था? 45% एनर्जी इंटेंसिटी रिड्यूस करनी है ना। समझ में आ गई बात? बोलो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देन ये बताइए, ये न्यूज में है, क्विक राइज ऑफ क्विक कॉमर्स इन इंडिया। व्हाट इज क्विक कॉमर्स? व्हाट इज क्विक कॉमर्स? जो आप लोग ऑर्डर करते हो, ब्लिंकिट आ गया 2 मिनट में, आ गया 5 मिनट में, देखो क्विक एसेंशियल आइटम, यही तो मंगवाते हो और क्या मंगवाते हो? यही चीजें मंगवाते हो। तो ये क्विक कॉमर्स हैज ट्रांसफॉर्म्ड अर्बन शॉपिंग हैबिट्स बाय एनेबलिंग डिलीवरीज विद इन मिनट्स। बेनिफिट्स एंड कंसर्न्स दोनों ही हैं, ठीक है। कंसर्न्स है प्रीडेटरी प्राइसिंग है, डाटा प्राइवेसी एंड, और ट्रेडिशनल रिटेलर जो किराना स्टोर्स वाले हैं उनको बेचारों को भी दिक्कत है, क्योंकि उनकी भी अब सेल क्या हो गई है? कम हो गई है। व्हाट इज क्विक कॉमर्स? ये हमने देख लिया। इट इज द ऑन डिमांड डिलीवरी मॉडल वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड विद इन 10 to 30 मिनट्स। फोकस एरिया क्या है? ग्रोसरीज, स्टेशनरीज एंड ऑल दैट। ऑपरेटिंग आवर्स इनके क्या है? ट्रेडिशनल स्टोर से फिक्स्ड आवर्स होते हैं कि बंद होगी दुकान 8 बजे, बट इनके ऑपरेटिंग आवर्स क्या है? अराउंड द, जिसकी वजह से ये ज्यादा जो है फेमस हो रहे हैं। एंड और इससे क्या होता है? कंज्यूमर जैसे अर्जेंट एंड इम्पल्सिव परचेजेस जो है कंज्यूमर यहाँ से करता है। देन एक्सटेंडेड अवेलेबिलिटी, 8 बजे के बाद भी अवेलेबल है। देन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, एग्रेसिव डिस्काउंट देते हैं, जिसकी वजह से जो है किराना स्टोर से आप नहीं खरीदते और यहाँ से खरीदते हैं आप। व्हाट आर द कंसर्न्स? कंसर्न्स ये है कि ये प्रीडेटरी प्राइसिंग करते हैं। क्या कहते हैं? हैवी डिस्काउंट देते हैं, किराना से कोई खरीदेगा नहीं, धीरे धीरे वो लोग बिजनेस बंद कर जाएंगे, और बंद कर जाएंगे बाद में ये लोग क्या करेंगे? फिर जब कंपटीशन वीक हो जाएगा तो ये धीरे धीरे इंक्रीज कर देंगे प्राइसेस को टू रिकवर देयर इनिशियल लॉसेस। और इस स्ट्रेटेजी को क्या बोलते हैं? प्राइस गॉजिंग, कि पहले कंपटीशन खत्म करो, बाद में प्राइस को बढ़ा दो और बाद में अपने प्राइस रिकवर कर लो। फिर ये एआई का यूज करते हैं, और एआई का यूज करके ये सारी चीजें देखते हैं कि भाई अगर आपने आईफोन से ऑर्डर करा है, अगर आपने मॉडल टाउन से ऑर्डर करा है तो प्राइस ज्यादा, अगर दूसरे मोबाइल से ऑर्डर करा तो फिर प्राइस कम। समझ में आ गया? एल्गोरिथम इसका भी यूज करते हैं। उबर का भी ऐसा ही है, आप आईफोन से उबर बुक करो, आपका प्राइस ज्यादा और इसका कम। एरिया के अकॉर्डिंग भी है। एरिया, अगर आप मॉडल टाउन सराबानगर जैसे एरिया से ऑर्डर कर रहे हो तो प्राइस ज्यादा, और अगर आप दूसरे एरिया जहाँ पर दिखता है उनको ये इतना पॉश एरिया नहीं है वहां पर कम। समझ में आई बात या नहीं? और दिक्कत क्या है इसमें? स्मॉल रिटेलर्स को दिक्कत है, बोलो उनके बंद हो जाएंगे किराना शॉप्स, बोलो या तो ई कॉमर्स। देन गिग वर्कर्स, अब यहाँ पर जो ये डिलीवरी एजेंट है तुरंत डिलीवरी देनी है कि नहीं, बोलो या सर नो? तो फिर रिस्क है कि नहीं, बोलो या एक्सीडेंट ये वो, बोलो या सर नो? तो उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है, बोलो या सर नो? समझ में आई? देन नेक्स्ट न्यूज इज मैंग्रोव्स इन इंडिया। ये है मैंग्रोव्स, देखो सबसे बड़ा मैंग्रोव्स का है यहाँ पर सुंदरबंस, ठीक है, ये है सुंदरबन बांग्लादेश, यहाँ देख रहे हो आप सुंदरबंस। देन मैंग्रोव्स जो है इंडिया में तमिलनाडु में बढ़ गए हैं, पहले कितने थे बताओ? हेक्टेयर्स है ना, कवेरेज थी, अब कितने हो गए हैं? कितने बढ़ गए? टॉप 5 कंट्रीज 47% मैंग्रोव कवर है टॉप 5 कंट्रीज के अंदर। बताता हूँ मैं आपको, तमिलनाडु के अंदर ये मैंग्रोव बढ़ गए हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। मैंग्रोव्स क्या है? इट इज अ इकोसिस्टम कंपोज ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज। सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, सॉल्टी वाटर के अंदर भी ये ग्रो करते हैं। और ये किस में काम आते हैं बताओ? जब कोई साइक्लोन आ गया, साइक्लोन बहुत तेज आता है, स्पीड है ना, सुपर साइक्लोन जिनकी स्पीड 100 से भी ऊपर ज्यादा होती है, तबाही मचाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देते हैं, खंबे, बिजली के खंबे, लोगों के घर, और कितना तबाही मचाते हैं। मैंग्रोव जो है एक नेचुरल हर्डल है, जब आएगा तो मैंग्रोव उसकी स्पीड को क्या कर देगा? कम करेगा ना, बोलो यस और नो? तो मैंग्रोव तो यह 47% ऑफ ग्लोबल मैंग्रोव कवर। टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं? इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया, मैक्सिको एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिग्यूअस मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये लिख लो आप, कॉन्टिग्यूअस मतलब बहुत बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा, कॉन्टिग्यूअस बोल रहा हूँ, कॉन्टिग्यूअस। एंड ये भितारकनिका इज द सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया। भितारकनिका जो है ओडिशा में है, एंड आंध्र प्रदेश में भी है हमारे पास, गुजरात केरला में भी है, बट भितारकनिका इज द सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया। इज दैट फाइन? बोलो यस और नो? अब ट्रांसफॉर्मिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनटू अ सैफरन हब। भाई सैफरन उगाना है, सैफरन क्या होता है? केसर, केसर की कल्टीवेशन। तो केसर का जो पौधा है ऐसा होता है, इसके अलग अलग देखो, ये अलग अलग पार्ट्स भी मैंने यहाँ दिखा रखे। तो इंडिया से आइडेंटिफाइड, अब सैफरन जो है कहाँ पर उगाने वाले हम? नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट सैफरन कल्टीवेशन हब बनाएंगे नॉर्थ ईस्ट को। पहला कौन सा हब था? जम्मू एंड कश्मीर, पैम्पोर के अंदर। दिस इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ विच मिशन? मिशन सैफरॉन।
और ये वहां पर किस इंस्टीट्यूशन की ले डाउन करी है? नेक्टर। क्या वहां पर ले डाउन किया है? नेक्टर, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। कहां पर इसको एस्टेब्लिश किया है? शिलोंग। मिशन सैफरन एक सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट है और ये 2010-11 में ये सैफरन कल्टीवेशन जम्मू कश्मीर में सपोर्ट करने के लिए आया था। नाउ इसको एक्सपैंड कर दिया गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय अंडर द सैफरन बाउल प्रोजेक्ट बाय। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा प्रोजेक्ट इन्होंने करा है? सैफरन बाउल, जिसमें इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को इसको एक्सटेंड करा है। इट इज हाईली वैल्यूएबल स्पाइस। ये क्या है? एक स्पाइस है, समझ आई? कश्मीर सैफरन जो है वो हेल्थ के लिए यूज होता है, कॉस्मेटिक के लिए यूज होता है, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है। इसको जीआई टैग भी मिला है। विच इज द लार्जेस्ट सैफरन प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड? ईरान। इंडिया इज अ क्लोज कॉम्पिटिटर। नेक्टर जो बॉडी है इट इज ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है। नाउ व्हाट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025? ये ना एक ड्रिल हुई है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, ठीक है। ये किन देशों में हुई है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट? चाइना, ईरान, रशिया। तो ये सारे यूएस के दुश्मन है, रशिया भी दुश्मन है, ईरान भी दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है। तो दुश्मन दुश्मन भाई भाई, ठीक है। तो चाइना, इंडिया, ईरान और इन तीनों के ऊपर सैंक्शन लगा रखी है यूएस ने। तो इन्होंने बोला सैंक्शन लगा रही है, हम आपस में तो दोस्ती करें। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, नेवल ड्रिल्स इन कहां पर हुई है? गल्फ ऑफ ओमान। कहां है गल्फ ऑफ ओमान? बताओ जरा। देखो इंडियन ओशियन में ये वेस्ट साइड पे कौन सा? पाकिस्तान के इधर क्या है? गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये कौन सी स्टेट है? स्ट्रेट किसको बोलते हैं? नैरो वाटर बॉडी, नैरो वाटर चैनल सराउंडेड फ्रॉम द बोथ साइड बाय अ लैंड मास। तो देखो यहाँ पर भी लैंड मास, यहाँ भी लैंड मास। ये क्या है? स्ट्रेट। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्टेट है? पाक स्ट्रेट। और यहाँ पर कौन सी स्टेट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये क्या है बताइए? पर्शियन गल्फ। कौन सी है ये? पर्शियन गल्फ। तो यहाँ पर इन्होंने नेवल ड्रिल्स करी है और नियर द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड अबाउट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान। इट इज द वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द अरेबियन सी। अरेबियन सी की वेस्टर्न एक्सटेंशन है। और ये गल्फ ऑफ ओमान कनेक्ट किसको करता है बताओ जरा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पर्शियन गल्फ के साथ कनेक्ट करता है। इसको समझ आई? पर्शियन गल्फ ये है यहाँ पर, है ना। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी है बताओ गल्फ ऑफ ओमान में? बताओ, देख लो। एक ईरान है, और कौन सी है बताओ? यूएई कहां पर है बताओ? ये यूएई है यहाँ पर, यूएई। फिर यहाँ पर कौन सा है? ओमान है। ये है ना ओमान? बोलो यस और नो। देन इट इज द ओनली मैरीटाइम रूट फॉर ईरान टू एक्सेस ओपन सीज, मेकिंग इट क्रूशियल फॉर ग्लोबल ट्रेड। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है गल्फ ऑफ ओमान बताओ? दुनिया का 5th लार्जेस्ट ट्रेड वॉल्यूम ऑफ ऑयल यहीं से पास हो गया था, क्योंकि यहाँ पर सारी देखो ऑयल वेस्ट, ये आप देखोगे ना आपका ये वेस्ट एशियन कंट्रीज। वेस्ट एशियन कंट्रीज कौन सी हैं? ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज सारी यहाँ पर हैं। बोलो यस और नो। ईरान, इराक, ये सारे। समझ में आई बात या नहीं? हेलो, हाँ जी मैम, 5 मिनट्स में बस। ओके 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 ओके। रिधि आप जाओ, आप वेट कर रहे हैं, आप लेने आए आप। ठीक है जी। देन तो फिर इसको हम यहाँ से कल कंटिन्यू कर लें, फिर कल कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमारी अभी एक और पीडीएफ पड़ी हुई है, कल कंटिन्यू कर लेते हैं इसको।